विनाश की चिंगारी के बीच हंसते खेलते ये बच्चे गाजा में निराशा के बीच नई उम्मीद बंधाते हैं। इजराइल की सड़क पर धधकती आग को देखकर डरा मासूम अपने पिता से लिपटकर शायद यही कह रहा है, अब बस करो। लेकिन क्या इजराइल और फिलिस्तीन के हुक्मरान इन बच्चों के संकेत समझने की स्थिति में हैं? शायद नहीं है। हालात बदतर हो रहे हैं और बॉर्डर पर इजराइल ने अब टैंक भी तैनात कर दिए हैं। यानी आकाश में रॉकेट और जमीन पर जंग की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बार फिलिस्तीन पर इजराइल में भी गृह युद्ध छिड़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पर सीधे इजराइल से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, सीधे इजराइल से युद्ध रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। देश हित में सबसे पहले आपको इजराइल के युद्ध क्षेत्र लेकर चलते हैं। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ टैंक भी उतार दिए हैं। युद्ध जैसे हालात हैं, इजराइल ने अब फिलिस्तीन के खिलाफ टैंक उतार दिए हैं। आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन के आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। यानी इजराइल ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन के खिलाफ उसका यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यह लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएगा इजराइल। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि देश हित में हम सबसे पहले इजराइल की खबर क्यों बता रहे हैं। महामारी में सबसे पहले बमबारी की खबर क्यों, सबसे पहले इजराइल की खबर को हमने क्यों चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में फिलिस्तीन से युद्ध के खिलाफ अब दंगे भड़क उठे हैं। इजराइल में दंगे भड़क उठे हैं। दंगों का कारण वो लोग हैं जो रहते तो इजराइल में हैं, इजराइल के हैं, लेकिन उनका दिल फिलिस्तीन के लिए धड़कता है। देश हित में पूरी दुनिया को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो संकट के वक्त अपने देश की बजाय दुश्मन देश की तरफ से लड़ते हैं। आज हम आपको इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की रिपोर्ट सीधे इजराइल से दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज का सहयोगी चैनल वेऑन इजराइल की युद्ध भूमि से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। गाजा बॉर्डर पर तैनात इजराइल के टैंक, गोला बारूद और फाइटर जेट। ये भीषण युद्ध के संकेत। इजराइल के फाइटर जेट फिलिस्तीन में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के अड्डों पर सेना के हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली सेना के मुताबिक बॉर्डर पर 160 एयरक्राफ्ट और टैंक की मदद से अब तक 150 से ज्यादा टारगेट को भेदा गया है और इस हमले में हमास का मेट्रो नेटवर्क भी कई किलोमीटर तक तबाह हो गया। साथ ही रॉकेट लॉन्चिंग साइट को भी नुकसान पहुंचा है। हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को काम पर बुलाया है। हमास भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन हमास इजराइल पर लगातार
रॉकेट से हमला कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजराइल पर 1600 से ज्यादा रॉकेट अटैक हो चुके हैं। रॉकेट से हमले का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक कमरा दिख रहा है और कमरे में एक आदमी सोफे पर आराम कर रहा है। अचानक उस इमारत पर एक रॉकेट गिरता है। हालांकि घर में बैठे इस शख्स को कुछ नहीं होता, लेकिन घर की दीवार टूट जाती है और बाहर से देखने पर पता चलता है कि इमारत में आग लग गई। ये घटना इजराइल के पेटा टिकवा की है। ये तस्वीर इजराइल के एश्केलोन की है। हमास के हमले के डर से यहाँ अफरा तफरी मची है। सड़क पर लोग सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। ये इमारतें और कारें भी हमले की गवाही दे रही हैं। हमास को रॉकेट हमले की अब तक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इजराइल का दावा है कि उसके जवाबी हमले में हमास के 14 कमांडर मारे गए, जो रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के मारे गए 14 कमांडर्स की तस्वीरें जारी की। इजराइल के मुताबिक रॉकेट हमले के दौरान हमास के 300 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पट्टी में ही गिर गए और इससे गाजा में काफी लोग मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध हो रहा है। इजराइल आज फिलिस्तीन के साथ युद्ध की स्थिति में है और इस स्थिति में इजराइल अपनी आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। जी हाँ, 14 मई आज की तारीख 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया था। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देशहित में आज के दिन ही सालों के संघर्ष के बाद दुनिया भर के लाखों यहूदी मातृभूमि पर वापस लौट पाए थे। इजराइल ने 14 मई 1948 को अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। इसके 24 घंटे के अंदर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक 5 देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। 1 साल तक चली लड़ाई के बाद 5 देशों के संगठन को इजराइल ने हरा दिया। आपके लिए जाना भी दिलचस्प होगा कि इजराइल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमास आप बार बार सुनते हैं ना, ये हमास आतंकवादी उग्रवादी संगठन जो गाजा पट्टी से अटैक कर रहा है इजराइल पर, फिलिस्तीन का। इजराइल जिस हमास नाम के उग्रवादी संगठन को खत्म करने के लिए लड़ रहा है, उसको बनाया इजराइल ने, उसका जन्मदाता इजराइल। जिस तरह तालिबान को अमेरिका ने बनाया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तालिबान को अमेरिका ने बनाया, हमास को इजराइल ने बनाया। समझिए इसके पीछे की कहानी। 1970 के दशक में इजराइल ने कट्टरवादी संगठन की मदद की शुरुआत की। ये फिलिस्तीन में गृह युद्ध की एक तरीके से कोशिश थी कि यही आपस में लड़ेंगे, इसलिए एक संगठन को खड़ा किया इजराइल ने। इस कट्टरपंथी संगठन को फिलिस्तीन के उदारवादी नेताओं के खिलाफ खड़ा किया खुद इजराइल ने। समझ रहे हैं, फिलिस्तीन के कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ एक संगठन खड़ा किया गया। 1987 में इसी कट्टरपंथी संगठन की स्थापना हमास के नाम से हुई, बनाया इजराइल ने। आज हमास से इजराइल लड़ रहा है। खुद इजराइल के पूर्व जनरल यत्जाक सिजेफ ने कहा था कि हमसे जहर से जहर मारने की ऐतिहासिक गलती हुई, माना गलती हुई हमास को बनाकर। इसके बाद हमास ने धीरे धीरे फिलिस्तीन की लिबरल लीडरशिप को किनारे लगा दिया और अब फिलिस्तीन में हमास को सैन्य संगठन माना जाता है। अब हुआ ये कि जिसको टारगेट करना था वो टारगेट हो गया। उदारवादी लीडरशिप जो है लिबरल, वो तो खत्म हुई फिलिस्तीन से, लेकिन हमास बहुत ताकतवर हो गया। अब हमास इजराइल को चुनौती देने लगा है और अब अरब देश फंडिंग करते। अब आपको दिखाते हैं इजराइल में दंगे क्यों भड़के। इजराइल के कई शहरों में दंगे भड़क गए हैं। इजराइल की सेना, नागरिक और फिलिस्तीन के समर्थक आमने सामने हैं। इस समय जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये इजराइल के लॉर्ड की है। गाजा पर हमले के बाद यहाँ दंगे की चिंगारी भड़क गई। 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट यहूदी लोगों का है और दूसरा गुट अरबी मूल के लोगों का। वीडियो में कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। ये लोग दरअसल पुलिस पर हमला करके भाग रहे हैं। पुलिस इनका पीछा कर रही है। सड़क पर फायरिंग जैसी आवाज भी सुनाई दे रही है। लॉर्ड शहर में दंगे की वजह से प्रशासन को इमरजेंसी लगानी पड़ी। 1966 के बाद पहली बार यह दंगे की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है। अब आपको इजराइल के बैट याम की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 2 गुटों के बीच मारपीट होने लगी। पहले एक कार से पुलिस की कार को टक्कर मारी गई, फिर उस कार से लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। आसपास मौजूद लोग उस कार की तरफ दौड़े, आरोपी को कार से बाहर खींचा।
और उसे चारों ओर से घेर कर मारने लगे। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस युवक की जान बचा रहे थे। दंगा यरूशलेम में भी हुआ। इजराइल के दंगों में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताई जा रही हैं और दंगों के आरोप में 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. לא האלימות הזאת, לא הפראות הזאת. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום, בכל הערים. अब सवाल यह है कि यहूदियों के देश इजराइल में भी फिलिस्तीन के नाम पर दंगे कैसे छिड़ गए। कभी भी इजराइल और पैलेस्टीनियंस यानी गाजा स्ट्रिप पे या वेस्ट बैंक में कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या झगड़ा बढ़ता है तो उसका असर हमने देखा है कि जो फिलिस्तीनी या अरब इजराइल के अंदर रहते हैं उन पे भी पड़ता है और वो काफ़ी हद तक खुल के फिलिस्तीन का समर्थन भी करते हैं। इसको लेके टेंशन बढ़ता है और इजराइल के अंदर जो फार राइट जो बहुत दक्षिणपंथी पार्टियां या ग्रुप्स जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए तो इजराइल स्वयं जिम्मेदार है इस समय जो कुछ भी हो रहा है। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है। टर्की समेत दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में फिलिस्तीन के समर्थक में मार्च देखकर हैरानी नहीं होती, लेकिन इजराइल में रहकर इजराइल के खिलाफ ही दंगे भड़काने की साजिश वाकई इजराइल की सरकार की चिंता बढ़ाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 119 लोगों की मौत हो चुकी अब तक, 119। गाजा पर जो अटैक किया इजराइल ने, इजराइल के हमले में फिलिस्तीन की ओर से कहा गया है कि गाजा में 119 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 बच्चे हैं, 19 महिलाएं शामिल हैं, 600 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। अब जो गाजा से अटैक हुआ, जो हमास ने किया, उसमें भी इजराइल के 7 लोगों की जान चली गई। सोचिए ना, आज दुनिया ईद मना रही है, लेकिन ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया ईद मना रही है, लेकिन मुस्लिम देश फिलिस्तीन में ईद की सिर्फ तैयारियां हुई, जश्न नहीं हुआ। ये परिवार गाजा में रहता है, जहां इजराइल ने सबसे ज्यादा बम गिराए। इस घर में ईद पर बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे गए थे। बच्चों के चेहरे पर नए कपड़े देखकर खुशियां देखते ही बनती थी, लेकिन इनकी खुशियों पर हमास और इजराइल की लड़ाई ने पानी फेर दिया। गाजा के इन बच्चों को देखिए, ये खेल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ये मासूम ईद को हंस खेलकर सेलिब्रेट कर रही हैं, इस बात से बेखबर कि इजराइल से आकर कोई बम यहाँ भी गिर सकता है, क्योंकि गाजा ही इजराइल के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस लड़ाई में इन बच्चों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भविष्य तो इन्हीं का दांव पर है। पूरी दुनिया चाहती है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संग्राम थम जाए। ना इजराइल में लोग मरे, ना फिलिस्तीन में। यहाँ इजराइल का एक सैनिक शहीद हुआ। सैनिक का पार्थिव शरीर कंधे पर लेकर जा रहा जवान भी रो रहा है, साथ ही सैनिक रो रहे हैं, परिवार रो रहा है। और दूसरी ओर फिलिस्तीन में भी 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहां भी अंतिम विदाई के वक्त मातम पसरा है। भारत चाहता है ये मातम का अंधेरा छटे और दोनों देशों के बीच शांति का नया सूर्योदय हो। यही देशहित में है, यही विश्वहित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, कोई भी हिंसा के पक्ष में नहीं होगा। भारत का भी शुरुआत से स्टैंड रहा है कि ये खून खराबा, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी के हित में नहीं। अब देशहित में हम आपको देश भर से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपको चिंता में डाल देंगी। 135 करोड़ की आबादी कोरोना से लड़ रही है, तब भारत के कई लोग
त्योहार मना रहे हैं, संक्रमण की शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, कोरोना है ही नहीं, जैसे कोरोना तो खत्म हो चुका है ही नहीं ना, कोरोना तो खत्म हो गया है। ईद के मौके पर देश के कई हिस्सों से भीड़ की तस्वीरें आई। इस भीड़ ने कोरोना के रेड अलर्ट की धज्जियां उड़ा दी। भगवान ना करे इनमें से कोई कोरोना संक्रमित हो, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन अगर कोई संक्रमित हुआ तो वो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को ही दोषी बताएगा फिर एंड में। राजस्थान के डूंगरपुर के इन जमातियों के लिए आप क्या कहेंगे? जब कोरोना से देश की सांसें अटकी हुई हैं, तो ये एक दूसरे पर टूट टूट कर लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि धर्मगुरु सैयदना साहब के दर्शन को लेकर इनसे भेदभाव हुआ है। इसी गुस्से में इन्होंने महामारी के रेड अलर्ट की धज्जियां उड़ा दी। किसी को चिंता नहीं है कि ये भीड़ किसी के अंतिम दर्शन की वजह बन सकती है। और अब देश में जान हथेली पर रखकर त्योहार मनाने की तस्वीरें देखिए। ये अमृतसर की तस्वीरें हैं। धर्मगुरु, समाज और सरकार घर में नमाज की अपील करते रह गए और सभी की अपील पर ठोकर मारकर हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई। यही हाल लुधियाना का है और हैदराबाद समेत देश के कई शहरों का। नमाज के अलावा हैदराबाद में भारी संख्या में लोग खरीदारी के लिए भी जुटे। और अब मुंबई के बांद्रा कुर्ला रोड की तस्वीर देखिए। कैसे खुद की जान पर खेलकर और दूसरों की जान को खतरे में डालकर ये लोग ईद मनाने निकले हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग और न पुलिस का डर। अब यूपी के सहारनपुर का वायरल वीडियो देखिए। यहाँ झगड़ा ईद मुबारक का पोस्टर लगाने को लेकर है। गांव प्रधान के चुनाव में एक हारे प्रत्याशी के घर के पास ईद मुबारक का बैनर लगा दिया गया था। बस इसी बात पर कोरोना संक्रमण की सभी गाइडलाइंस तोड़ दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका में आज जो बाइडेन ने मास्क उतार दिया। ये मैसेज देने की कोशिश, अमेरिका का ऐसा दावा कि अगर आपको वैक्सीन लग गई है, 2 डोजेज हो चुकी हैं, तो अब अमेरिका में अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। यार, हालांकि अमेरिका का दावा है। ये देखिए आप, जो बाइडेन ने मास्क आज उतार दिया क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा हो गया। मतलब आप, अमेरिका का ये दावा है कि वैक्सीन हो गई तो अब नो मास्क, अब मास्क की जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीन की पूरी डोज वैक्सीनेशन हो गया तो मास्क की जरूरत नहीं है। CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people. Update on your meeting with the Republicans, sir? So thank you also very much. हालांकि इसको हल्के में मत लीजिएगा, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि यहाँ पर एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन के में टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है और जिसको कोरोना हुआ उसको तो 6 महीने तक वैक्सीन अब नहीं लगाई जाएगी। अब फिलहाल आपको रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर मुंबई से एक रिपोर्ट देखनी चाहिए देश में। रेमडेसिविर, ये वो नाम है जो कोरोना की लड़ाई में आज सबकी जरूरत बन गई है। कोरोना से लड़ाई में पिछले 2 महीने में अगर किसी दवाई की जरूरत सबसे ज्यादा हुई है तो वो है रेमडेसिविर। जिस जीवन रक्षक के बारे में आपने इतना सुना है, आज जी न्यूज रिपोर्टर राजीव रंजन आपको बताएंगे कि रेमडेसिविर तैयार कैसे होती है। ये रिपोर्ट आपको सीधे रेमडेसिविर की फैक्ट्री से दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जिस रामबाण की बराबर जरूरत कही जा रही है उसका नाम रेमडेसिविर है और ये असेंबलिंग लाइन है जो कि 1 मिनट में 150 वाइल्स यानी 150 इंजेक्शन के दवाओं को लेबलिंग किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इसे बनाने में कितनी कवायद लग रही है, किस तरीके से फास्ट तरीके से काम किया जा रहा है। जो फ्रंट वर्कर ये कहे जाते हैं कि जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल मैं कमला लाइफ साइंस के बीचों बीच में हूँ। ये वो असेंबलिंग लाइन है जहाँ जो लेबलिंग लाइन कही जा सकती है, जहाँ से दवाओं का फुल पैकिंग होके उनके नाम दिए जा रहे हैं। अब वो पैकिंग की तरफ जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कुल 10 स्टेप्स है, जिसमें निर्माण से लेकर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक का काम होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीनों से होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट की, जहां रॉ मटेरियल से रेमडेसिविर तैयार किया जाता है।
प्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन का सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर वायल को हाई एंड मशीन से साफ किया जाता है जिसमें जेट लगे होते हैं, फिर इन वायल को मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। ये सारा काम मशीन ही करती है। कि मैं दूसरे सेक्शन में आया हूँ जहाँ से अब आप शायद मशीनों के यानी वो जो एम्पल्स हैं उसके स्टरलाइजेशन की तरफ हम बढ़े। हाँ, अभी यहाँ ये जो हमारा एरिया है इसको बोलते हैं वायल वॉशिंग एंड डीपायरेजनेशन। यहाँ वायल वॉश किया जाता है। वायल यानी कि बोतल, जो बोतल यहाँ आएगी उसके इन्वर्टेड उल्टा बोतल करेंगी मशीन। अब बोतल के अंदर जेट जाएगा, जेट में से WF आएगा, वाटर फॉर इंजेक्शन इंटरनली वॉश करेगा और एक्सटर्नली वॉश करेगा, दोनों तरफ से वॉश किए। और ये सब फुल ऑटोमेटिक मशीन दिख रहा है कि कहीं किसी के हाथ से संपर्क ना हो, मैन मेड ना हो, मतलब मैन हैंडल के बजाय सीधा मशीनों से जा। इसके बाद इस चेंबर में आता है। इस चेंबर में क्या है? इस चेंबर में बताएं मुझे। अभी ये जो है वायल वॉश होने के बाद उसको टनल बोलते हैं। इसमें 315 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। 315 डिग्री टेम्परेचर में वायल का डीपायरेजनेशन होता है। डीपायरेजनेशन यानी कि निर्जंतुकरण। वो यानी यहाँ बैक्टीरिया फ्री कर सकता है, या बैक्टीरिया फ्री करके वो जो वायल है मैं एसेप्टिक एरिया में जहाँ फिलिंग करना है वहाँ ट्रांसफर करता हूँ। प्रोडक्शन के बाद पैकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसलिए जी न्यूज रिपोर्टर पैकिंग यूनिट में पहुंचे। यहाँ पर लोग लगातार काम कर रहे थे। कंपनी के CMD से पूछा कि वो इतनी बड़ी मांग को कैसे पूरी कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जितनी मात्रा में पहले रिक्वायरमेंट थी, जैसे 10,000 वायल पर डे की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने फुलफिल की। बाद में उन्होंने 20,000 वायल मांगी पर डे, वो फुलफिल की। अभी उनकी डिमांड है 1 लाख वायल पर डे बनाने की। तो पिछले कई दिनों से हम लोग 1-1 लाख वायल पर डे बना रहे हैं और अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी ही बहुत बड़ी है। तो हमने कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम लोग अगर बराबर जितनी रिक्वायरमेंट है तो उसके 50 लाख वायल भी हम लोग पर महीने बना के दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने ये इनसे समझने की कोशिश की कि ऐसे समय में जब कोरोना का खतरा इतना ज़्यादा है तो इनके कर्मचारी कैसे लगातार काम कर रहे हैं। अभी 1 मार्च से लेके जिस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और बेसिकली ये बिजनेस की सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ नोबल कॉज, लोगों की जाने जा रही है। तो जो रिक्वायरमेंट मार्केट की उसके लिए सभी स्टाफ सेंसिटिव है ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड। 1 मार्च से लेके किसी ने वॉलंटरीली, कंपनी ने कोई कंपल्शन नहीं किया है, लेकिन वॉलंटरीली किसी ने वीकली ऑफ तक नहीं लिया है। ये इमरजेंसी का समय सब लोग जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ से जितना हो सके उतना हम लोग प्रोडक्ट बना के जो ओनर है कंपनी के उनको दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को देखकर आप जरूर निश्चिंत होंगे कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर की कमी नहीं रहेगी। कुछ दिनों की बात है, पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर पूरे भारतवर्ष में ये पर्याप्त मात्रा में बहुत जल्दी ही उपलब्ध होने वाली है। वो कवायद साफ है, दवा पूरी तरह से बनकर तैयार। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये फ्रंट वॉरियर रात दिन काम करते हैं। यही लोगों को आश्वस्त करते हैं कि दवाएं बन रही हैं, दवाएं आपको समय पर मिलेगी, आप इसके लिए परेशान ना हो। कैमरामैन प्रकाश दुआ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, पालघर। देश हित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और अब देश हित में हम पूरे देश से संवाद करना चाहते हैं कि जिस वक्त अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाओं का भारी अकाल पड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों के पास दवाओं और ऑक्सीजन का इतना स्टॉक था कि लोग जैसे ही उनसे मदद मांग रहे थे वो फौरन तुरंत मदद कर रहे थे। जो दवाएं, सोचने वाली बात है, अस्पतालों को भी उपलब्ध नहीं थी, वो मसीहा बनकर सामने आए और लोगों को कैसे उपलब्ध हो रही थी। ये सवाल है देश हित में, और ये सवाल दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट से भी उठे। आज पूरे देश में विवाद इस वीडियो को लेकर है कि कोरोना संक्रमितों की मदद करने वालों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और क्या अब अभिनेता सोनू सूद भी इस पूछताछ के दायरे में आएंगे।
तो पहले जानिए कि ये वीडियो कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ का है। क्या ये बदले की राजनीति है? ये समझने से पहले आपको जानना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास के अलावा बीजेपी नेता हरीश खुराना और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे से भी पूछताछ की है। पुलिस जानना चाहती है कि जब पूरे देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं का अकाल था, जब अस्पतालों को भी इन दवाई की सप्लाई संकट में थी, तो इन लोगों के पास ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक कैसे था? कोरोना इस लोगों को आप कैसे मदद कर रहा है करके उसके बारे में वो लोग ने पूछा है, हमने उसके लिए जवाब दे दिया। हाँ, क्राइम ब्रांच से लोग आए थे तो उसके लिए हमने जवाब दे दिया। वो लोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे दिया। अकेले श्रीनिवास जी नहीं है, अकेले मुकेश शर्मा जी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीम जो है, क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, गौतम गंभीर के पास भी जा रही है, मुकेश शर्मा के पास भी गई है, दिलीप पांडे जी के पास भी गई है। तमाम उन लोगों के जो लोगों की मदद कर रहे हैं उनके पास गई हैं और ये कोर्ट के द्वारा है, न कि मोदी जी द्वारा है। इसलिए इसको राजनीतिक रंग देना बहुत गलत बात है। जो लोग कोरोना संक्रमितों को दुर्लभ दवाएं उपलब्ध करा रहे थे, ऑक्सीजन दिला रहे थे, उनसे पूछताछ क्यों हुई? अब इसकी वजह समझिए। नेताओं की मदद को लेकर हृदय फाउंडेशन के डॉक्टर दीपक सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अंदेशा जताया था कि मदद के पीछे मेडिकल माफियाओं और नेताओं का गठजोड़ हो सकता है। याचिका में सवाल उठाया गया था कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनके पास दवाओं, ऑक्सीजन के स्टॉक कैसे हैं? याचिका में दवाओं की जमाखोरी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। आज इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ, ये अपराध है। इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। क्या इससे भी घृणित और गिरा हुआ कार्य कोई हो सकता है? इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कोरोना संक्रमितों की मदद करने वालों को लेकर गंभीर सवाल पूछे हैं कि फिल्मी हस्तियां और नेता रेमडेसिविर कैसे बांट रहे हैं। अगर केंद्र आवंटित करती है तो कैसे ये निजी तौर पर उपलब्ध है? पहली नजर में जरूरी दवाओं की जमाखोरी लगती है। दवा वितरण की समानांतर व्यवस्था से जरूरतमंदों पर संकट है। सवाल ये भी है कि कोरोना संक्रमितों की मदद करने वालों से पूछताछ क्रूरता है या फिर मदद के नाम पर इन लोगों ने उन मरीजों का हक मारा जो अस्पतालों में दवाओं की उम्मीद में जी रहे थे, लेकिन स्टॉक नेताओं के पास था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत से ऐसे मददगार जो मसीहा के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब कई सवाल उन्हें लेकर हैं। कौन से सवाल हैं, जल्दी से आपको बताती हूँ। जब ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी थी तो इतने सिलेंडर इन मददगारों के पास कैसे थे कि जैसे ही कोई इनके पास मदद के लिए पहुंचा तो इन्होंने सिलेंडर मुहैया करा दिया। वो इंजेक्शंस जिनकी भारी कमी थी, वो बड़ी मात्रा में इनके पास स्टॉक कैसे है? क्योंकि इन इंजेक्शंस का स्टॉक तो अस्पतालों के पास भी नहीं है। बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं कहां से आई? और सवाल ये भी है, क्या इमेज चमकाने के लिए ये स्टॉक जमा किया गया? क्या, एक अहम सवाल, क्या मेडिसिन माफिया से मिलकर जमाखोरी की गई है, होर्डिंग की गई है? और सवाल ये भी है, जमाखोरी से क्या जरूरतमंदों के लिए संकट नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब अब जब ये पूछताछ हो रही है तो इसके बाद हुई है तो उसके बाद सामने आने चाहिए कि इनके पास ऑक्सीजन, वो इंजेक्शंस जिनकी भारी किल्लत थी और दवाइयाँ, इनका स्टॉक कैसे आया है। आगे बढ़ेंगे। इस बार कोरोना का कहर इस तरह से टूटा है कि ना तो राज्यों की सरकारें तैयार थी और ना ही केंद्र सरकार को इसका अंदाजा था। और जब मौत होने लगी तो घबराहट फैल गई चारों तरफ। सरकारें और प्रशासन जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों का इंतजाम करने में इतना ज्यादा व्यस्त हुए कि शायद उन्हें एहसास ही नहीं कि आज लोगों के मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है, बात उन संदेशों से बहुत आगे निकल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार का ध्यान इसी तरफ दिलाया। मोबाइल में वैक्सीन लेने वाला जो रिंगटोन बज रहा है, आपने भी सुना होगा कई बार, उस पर टिप्पणी की है कि सरकार की तैयारी जमीनी हालात से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि एक रिकॉर्डिंग या टेप आपने बजा दिया और उसे चालू करके छोड़ दिया। जरा पब्लिक को भी ये बताइए कि ऑक्सीजन कैसे लेनी है और साथ ही उन्हें बताइए कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। कोरोना के कारण आज देश का तकरीबन हर परिवार प्रभावित है। बीमारी ने नया रूप दिखाया है, मौत की तबाही मची है और ऐसे में जब कोई परेशान शख्स फोन करता है तो उसे सरकार का ये संदेश सुनाई देता है। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। जरा सोचिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, मरीज की सांसें उखड़ रही हैं, वेंटिलेटर चाहिए, दवा चाहिए। वो घबराहट में जल्दीबाजी में फोन करे और 1 मिनट तक ये कॉलर ट्यून सुनता रहे तो उसकी क्या हालत होगी। आम जनता के इसी एहसास को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने रखा है। हमारे फोन पर बजने वाला कॉलर ट्यून को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त सवाल खड़े किए हैं और टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमारे फ़ोन पर बजने वाला कॉलर ट्यून का क्या औचित्य है, इस संदेश का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास जो पर्याप्त वैक्सीन होनी चाहिए वो नहीं है, जिसे लगवाने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप आकर वैक्सीन लगवाएं, ये सुरक्षा कवच है। लेकिन जब आपके पास वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन लगाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो इस कॉलर ट्यून का क्या औचित्य है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, आप लगातार एक खींच पैदा करने वाला मैसेज बजा रहे हैं। जब भी कोई फोन करता है पता नहीं कब तक बजाएंगे कि लोगों को टीका लगाना चाहिए, जब केंद्र के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है। आप लोगों को टीका नहीं दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि टीका लगवाइए। कौन लगवाएगा वैक्सीन जब वैक्सीन ही नहीं है? इस मैसेज का क्या मतलब है? अभी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। देखिए, इसको टोन को अभी फिलहाल के लिए तो हटाना चाहिए। कॉलर ट्यून का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। कॉलर ट्यून तो ऐसा है कि जो है 2-3 मिनट जो है वही खा जाती है। अगर हमें कहीं इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है तो 2-3 मिनट तो वही खा जाती हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क जो है वो हो जाते हैं। तो इसमें जो है हमारा टाइम वेस्टेज होता है। जहाँ हमें अर्जेंटली कॉल करनी पड़ती है वो भी परेशान होते हैं। वो फ़ोन पे जब बताते हैं इतना ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें वो बस टाइम कंज्यूमिंग है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। दरअसल अदालत का मानना था कि कोरोना की नई लहर में लोगों के बीच नई तरह की जानकारी और जागरूकता की जरूरत है, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है, क्योंकि इस बार कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर का इस्तेमाल घरों में भी कर रहे हैं और जानकारी के अभाव में नुकसान भी उठा रहे हैं। लिहाजा सरकार को ऐसी नई जानकारियों के बारे में जनता को जागरूक और सूचित करना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। पहले इसका इंतजाम कीजिए, फिर से डायल ट्यून सुनाइए। पहले पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, फिर जाके सरकार को अपना गुणगान और लोकप्रियता बटोरने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर पर जाएं, लेकिन वहां पर वैक्सीन जो है वो होती नहीं है, जिससे लोगों को निराशा हाथ लगती है और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप वैक्सीन करवाएं, लेकिन आपके पास वैक्सीन है नहीं। या तो आप पहले वैक्सीन लाएं और उसके बाद ही जो है वो आप लोगों को इस तरह के संदेश जो है वो भेजें। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के रिकॉर्डेड संदेश प्रसारित करने का सुझाव था। जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन या उन जैसी दूसरी शख्सियतों का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया गया। अब केंद्र और केजरीवाल सरकार 18 मई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताएगी कि कोविड से लड़ाई में सरकारें अब जनता को कितनी अलग अलग तरह की जरूरी जानकारी किस माध्यम से मुहैया करा रही हैं। दिल्ली से राजू राज और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। दिल्ली हाईकोर्ट की चिंता वाजिब थी क्योंकि शायद आपको अंदाजा नहीं कि अस्पतालों में बेड की किल्लत के कारण देश में बहुत सारे लोग ऐसे जो घर पर ही कोविड का इलाज करवा रहे हैं।
डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के तहत दवाइयाँ, टेली कंसल्टेशन के तहत दवाइयाँ ले रहे हैं। बहुत सारे लोग घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि उन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के लगातार या ज़्यादा इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। ऐसी ही एक परेशानी का नाम है ब्लैक फंगस, जिसके बारे में सरकार लगातार चेतावनी जारी कर रही है। लेकिन अदालत चाहती है कि देश के दूर दराज के गांव तक ये जागरूकता और जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, वरना कोरोना कंट्रोल होगा तो कहीं दूसरी मुसीबत ना शुरू हो जाए। कोरोना की तबाही अभी कम भी नहीं हुई कि नई मुसीबत सिर उठाने लगी है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। नाक और मुंह के जरिए शरीर में घुसकर मरीज को मौत की दहलीज तक खींचने वाली ये बीमारी फैलती ही जा रही है। भारत में आज हालत ये है कि महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2000 से ज्यादा मरीज हैं। गुजरात में 600 से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 73 और तेलंगाना में 70 मरीजों का पता चला है। एमपी में 50 और छत्तीसगढ़ में 15 मरीज मिले हैं। राजस्थान में 14, दिल्ली में 6 और ओडिशा में म्यूकोरमाइकोसिस का 1 मरीज का पता चला है, जबकि रियल डेटा इससे कहीं अधिक भी हो सकता है। खतरनाक बात यह है कि देश भर में 200 से ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने म्यूकोरमाइकोसिस की रोकथाम, पहचान और इलाज के बारे में बताया है कि म्यूकोरमाइकोसिस जानलेवा है। काले रंग का ये फंगस हमारे आसपास मिलता है, लेकिन कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वालों को संक्रमित करता है। अनियंत्रित शुगर, स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल, आईसीयू में लंबा इलाज, ट्रांसप्लांट, वोरिकोनाजोल दवा का इस्तेमाल करने वाले इसकी चपेट में आ सकते हैं। संक्रमण होते ही आंख, नाक लाल, बुखार, सिरदर्द, कफ, सांस फूलना, खून की उल्टी या मानसिक अस्थिरता जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। लक्षण का पता चलते ही फौरन डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि शुरुआत में पता चलने पर तो इसका इलाज है, देर होने पर सर्जरी करनी पड़ती है और ज्यादा देर होने पर मौत का खतरा होता है। वैसे इस बीमारी का इलाज भी आसान नहीं है। दवा की किल्लत है, क्योंकि जरूरत पहले कम थी और अभी अचानक से बढ़ी है। महाराष्ट्र के पालघर में जहां इस दवा की फैक्ट्री है, वहां हमारे संवाददाता राजीव रंजन पहुंचे। इस फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। उत्पादन 10 गुना तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये जो ब्लैक फंगस, उसके नाम में ये फंगल डिसीज है। इसको सिस्टमिक जो दवा लगती है, जिसे लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी कहते हैं, इस किस्म की भी दवा अपनी कंपनी में बनती है। और ये एक ब्रांड है, ऐसे कई बड़े कंपनियों, जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के ब्रांड्स यहाँ पर बनते हैं। यही एक नामी दवा है जो अभी ब्लैक फंगस के लिए काम आती है। लेकिन ये दवा मिलना मुनासिब नहीं है, काफ़ी बड़े या इसकी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि ये दवा है पुरानी, लेकिन इसकी पर्पजिंग इस बीमारी के लिए की गई है और इसका असर भी दिख रहा है कि ये दवाई काम करती है, कारगर है। लेकिन जितनी मात्रा में लोगों को ज़रूरत है अचानक से इस पैंडेमिक में, कोविड से ठीक होने के बाद लोग जो ब्लैक फंगस से झुंझ रहे हैं, तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे उम्मीद है इसके रॉ मटेरियल भी शायद यहाँ नहीं मिलते। रॉ मटेरियल भी आप कह रहे हैं कि करेक्ट, इंपोर्ट करना पड़ता है, जर्मनी से आते हैं इनके। तो मुझे उम्मीद है कि अभी सब लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं। ब्लैक फंगस से होने वाली बीमारी के इलाज में जो एम्फोटेरेसिन दवा इस्तेमाल की जाती है, उसकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि इस दवा का किडनी पर बड़ा असर होता है। इसलिए बेहतर यही है कि बीमारी से बचाव के तमाम उपाय किए जाएं, लक्षण दिखते ही पहचान की जाए और सही वक्त पर इलाज किया जाए। पालघर से संवाददाता राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ भले ही आपने जंग जीत ली हो, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। अगर किसी तरह के सिम्टम्स हैं, उनको ध्यान से मॉनिटर करना है, क्योंकि और कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। और कोविड के बारे में, कोविड से रिकवरी के बाद तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर लगातार चेता रहे हैं कि आपके हार्ट, आपके किडनी, आपके लंग्स, इन ऑर्गन्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.